नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो आरएसआई है। ये एक इंडिकेटर है, टेक्निकल एनालिसिस में यूज होता है। इसके बारे में पूरा डिटेल्ड आपको बताऊंगा कि कैसे यूज होता है, क्या इसकी कैलकुलेशंस होती हैं और कैसे इससे प्रॉफिट निकाला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आरएसआई होता है ये बेसिकली मोमेंटम ऑसिलेटर होता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ये ऑसिलेट करता है आरएसआई बिटवीन 0 टू 100 के बीच में, और सिग्नल्स जनरेट होते हैं फिर बाय और सेल के या मोमेंटम के या ट्रेंड के सिग्नल्स इससे जनरेट होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आरएसआई इज अ एक्सट्रीमली पॉपुलर मोमेंटम इंडिकेटर that has been featured in number of articles and interviews and books over the years. Most of the technical analysts या most of the traders RSI यूज करते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन समझ लेते हैं। क्या कैलकुलेशन है? RSI जो कैलकुलेट होता है वो होता है 100 माइनस 100 ऊपर और RS नीचे। अब ये RS क्या होता है? ये होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब ये मैं इस मारे आपको इसकी कैलकुलेशन बता रहा हूं जिससे कि फर्दर जब आप कोई और इंडिकेटर पढ़ते हैं तो आप दो सिमिलर इंडिकेटर्स अपने किसी भी ट्रेडिंग में यूज ना करें। जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स यूज करते हैं तब आपके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और आप अपने ट्रेड्स को फिल्टर कर सकते हैं। सो इस मारी ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी है कि आपका इंडिकेटर वर्क कैसे करता है। तो अब इस कैलकुलेशन को हम लोग समझते हैं कि कैसे ये कैलकुलेट होता है। टू सिंप्लीफाई दिस कैलकुलेशन, जैसा इसमें लिखा है, RSI has been broken down into basic components, that is RS, that is the relative strength, फिर एवरेज गेन क्या है और एवरेज लॉस क्या है। अब RSI कैलकुलेशंस में जो पैरामीटर यूज होता है, इन जनरल जो पैरामीटर यूज होता है वो 14 पीरियड्स का होता है। 14 पीरियड्स कहने का मतलब ये है 14 प्रीवियस कैंडल्स को वो लेता है कैलकुलेशन के लिए। कहने का मतलब ये है अगर आप 1 डे की कैंडल यूज कर रहे हैं तो 14 डेज का लेगा। अगर आप 1 आवर का ले रहे हैं तो पिछले 14 आवर्स की वो कैलकुलेशन पे बेस्ड होगा। क्लियर? अब कैलकुलेशंस कैसे होती हैं? फर्स्ट एवरेज गेन जो होता है वो होता है सम ऑफ द गेन ओवर द 14 पीरियड्स डिवाइडेड बाय 14। और एवरेज लॉस कैसे कैलकुलेट होता है? सम ऑफ द लॉसेस ओवर द 14 पीरियड डिवाइड बाय 14। एवरेज गेन का मतलब क्या है? 14 दिन में कितनी बार एवरेज गेन हुआ, कितना गेन हुआ उसको 14 से डिवाइड कर दिया गया। एंड एवरेज लॉस को ऐसे कैलकुलेट करते हैं 14 पीरियड्स का जो लॉस है उसको सम अप करके डिवाइड कर देते हैं 14 से, वो एवरेज लॉस होता है। अब एवरेज गेन कैसे निकालते हैं? इसमें आरएसआई में जो कैलकुलेशंस है दैट इज द प्रीवियस जो गेन्स है उसको 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस जो करंट गेन है वो कैलकुलेट करते हैं और फिर टोटल को 14 से डिवाइड कर देते हैं। इसी तरीके से एवरेज लॉस को भी यही करते हैं। प्रीवियस जो लॉसेस हैं उसको 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस जो करंट लॉस है उसको कैलकुलेट करते हैं और 14 से डिवाइड करते हैं। ये होता है एवरेज लॉस। क्लियर? अब चलते हैं, इसका एक एग्जांपल्स के तौर पे भी समझेंगे और फिर बताएंगे कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं और कैसे होता है। अब टेकिंग टू द प्रायर जो हमने कैलकुलेशंस की हैं, this also means that value become more accurate as the calculation period extends। कहने का मतलब है ये जो 14 दिन का हम लोग कैलकुलेशन लेते हैं ये टेक्निक कही जाती है स्मूथनिंग टेक्निक, जिससे कि मार्केट में जो नॉइजेस हैं, जो फिल्टर्स हैं, जो मार्केट में नॉइजेस हैं वो हटाई जा सके। जैसे कोई स्पाइक आ गया या कुछ आ गया उसको स्मूदन करने के लिए ये कैलकुलेशन ली जाती है 14 डेज की। जितना ज़्यादा पीरियड होगा उतना ज़्यादा वो स्मूथ होगा, बट ऐसा नहीं कि जितना ज़्यादा पीरियड लेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। ये फर्दर मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं नॉर्मलाइजेशन स्टेप जो होता है उससे क्या होता है, इसको एक रेंज दी जाती है। रेंज दी जाती है फ्रॉम 0 टू 100। जैसा कि आपने पहले यहाँ देखा होगा, मैंने बताया कि आरएसआई की जो रेंज होती है जो ऑसिलेट करता है वो बेसिकली 0 से 100 के बीच में ट्रेड करता है। तो आरएसआई की जो नंबर कैलकुलेशंस जो आती हैं वो 0 से 100 के बीच में आती हैं।
क्लियर? सो RSI इज 100। अब ये 100 कब होता है? व्हेन द एवरेज लॉस इज इक्वल टू 0, मतलब 14 दिन में कोई लॉस ही नहीं हुआ है। जो एवरेज लॉस आ रहा है वो 14 दिन में एक भी लॉस नहीं हुआ है, वो 0 है। तब RSI क्या होता है? 100 हिट करता है। और अगर 14 दिन में कोई भी वो नहीं हुआ है, कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो RSI फिर 0 हिट करता है। क्लियर? कहने का मतलब है, अगर RSI ने अपना नंबर 0 दिखाया तो क्या हुआ है? एवरेज गेन जो हुआ है उस 14 पीरियड ऑफ टाइम में वो 0 हुआ है। और अगर RSI ने नंबर दिखाया 100, उसकी कैलकुलेशन में 100 आ रहा है, तो क्या है? एवरेज जो लॉस है वो 0 है। अब इसको डिटेल में समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अब ये ग्राफ आपको बता रहा है कि अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ देखी जाए तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पे जो चार्ट है वो बना हुआ है। और RSI क्या कर रहा है? उसी को स्मूथ कर दे रहा है। और आप यहां देख रहे होंगे ये 30 है, यहाँ 70 है। ये बेसिकली क्या कर रहा है? इसको स्मूथ करके एक रेंज में डाला है, दैट इज 0 to 100। अब ये कैलकुलेशन कैसे होती है ये समझते हैं इसका। अगर आप इसमें देखेंगे कि डेट वाइज स्टॉक के प्राइस दिए हुए हैं, आप ये देख रहे हैं यहाँ स्टॉक के प्राइसेस दिए हुए हैं। अब क्या चेंज हो रहा है? प्रीवियस डे से ये कैलकुलेट किया गया है। गेन हो रहा है तो हम गेन के उसमें डालते हैं, लॉस हो रहा है तो लॉस के उसमें डालते हैं, फिर हम एवरेज गेन निकाल लेते हैं। अब आप यहां देखेंगे इन दोनों का 14 दिसंबर एंड 15 दिसंबर के बीच में लॉस हुआ है 25 उसका, तो यहां ये हमने लॉस में डाल दिया। फिर नेक्स्ट डे प्रॉफिट हुआ है करीबन 6 उसका, 0.06 का, तो हमने 0.606 यहाँ गेन में डाल दिया। अब ये टोटल हमने गेन निकाल लिए और ये टोटल लॉसेस निकाल लिया। अब एवरेज गेन क्या है? हमने 14 डेज का एवरेज निकालना शुरू किया रोलिंग उसमें। इसी तरीके से हमने एवरेज लॉसेस निकालना शुरू कर दिए फॉर्मूले से, जो आपको फॉर्मूला मैंने यहाँ बताया। ये फॉर्मूलेज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूं कि आपको आगे जब कोई और इंडिकेटर पढ़ेंगे या कोई और इंडिकेटर समझेंगे तो आपको ये फॉर्मूलेज पता होंगे या आपको एक आइडिया होगा कि इसकी कैलकुलेशन कैसे चलती है, तो आप दो सिमिलर इंडिकेटर्स अपने ट्रेडिंग में ना यूज करें। सिर्फ इस बारे में बता रहा हूं। तो फिर आपने एक रिलेटिव स्ट्रेंथ निकाली। रिलेटिव स्ट्रेंथ का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, बेसिकली एवरेज लॉस और एवरेज गेन के उस पे। फिर निकालते हैं हम उसका RSI 14 डेज का, कि बेसिकली 14 डेज में RSI एज अ रोलिंग उसमें कितना है। हर लास्ट 14 डेज, तो जैसे ही एक दिन आगे बढ़ता है तो सबसे पहला वाला जो दिन होता है वो एलिमिनेट कर दिया जाता है, उसके रिलेटिव स्ट्रेंथ्स एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। ये एक तरीके से एक्सपोनेंशियल आप कह सकते हैं मूविंग एवरेजेस का कैलकुलेशन है ऑफ द रिलेटिव स्ट्रेंथ। सो ये कैलकुलेशन अगर आप एक बार कायदे से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि RSI की कैलकुलेशन कैसे होती है और कैसे ये ऑसिलेट करता है बिटवीन 0 to 100 के बीच में। क्लियर? एंड अगर आप ऊपर का ये फॉर्मूला भी देख लेंगे तो आप कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला कि RSI कैसे होता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ निकाली जाती है, फिर 100 माइनस 100 प्लस 1 प्लस रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है। तो इस मारे ये 0 to 100 के बीच में ऑसिलेट करता है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। ये आपको हल्का सा आइडिया हो गया कि रिलेटिव स्ट्रेंथ निकाली कैसे जाती है। अगर कैलकुलेशंस नहीं भी समझ में आ रही हैं तो कोई वो नहीं, बस आप कॉन्सेप्ट समझिए कि रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता क्या है, कैलकुलेट कैसे होता है, बताता क्या है। ठीक है? अब आगे चलते हैं। जो स्मूथनिंग प्रोसेस है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, जो स्मूथनिंग प्रोसेस ऑफ RSI वैल्यू इज इफ एवरेज लॉस इज 0 divided by 0 situation occurs for RS and RSI is becoming 100 by definition। कहने का मतलब है, आपने जैसे फॉर्मूला देखा होगा, जैसे फिर से मैं ये आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। RSI क्या है? 100 माइनस 100। अब RS अगर 0 हो गया तो ये 1 रह गया, एंड 100 माइनस फिर 100 हो जाएगा, दैट इज 0। एंड अगर ये इंक्रीज करने लग गया उतना ही ये इंक्रीज करेगा RSI वैल्यू में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां देख लूं, RS आ रहा है 2, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां से।
कि अगर यहाँ से आ रहा है फॉर एग्जांपल 2, ये समझ लेते हैं 2.39 की जगह ये 2 आ रहा है, तो यहाँ कैसे कैलकुलेट होगा? 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 दैट इज 3। ओके, 3 डिवाइडेड बाय 100 इज 33.3, तो 100 में से 33 माइनस हो जाएगा तो आरएसआई की कैलकुलेशन का नंबर आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। अब पैरामीटर्स, अभी जो 14 डेज कह रहे हैं या 14, ये एक पैरामीटर है, आप इसको बढ़ा और घटा सकते हैं। कहने का मतलब है आप 14 कैंडल्स जो है, फॉर एग्जांपल आप आर्ली कैंडल्स देख रहे हैं तो ये प्रीवियस 14 कैंडल्स की कैलकुलेशन करेगा फॉर 1 आवर ईच कैंडल। अगर आप 1 डे का देख रहे हैं तो ये प्रीवियस 14 डेज की कैलकुलेशन करेगा। जो डिफॉल्ट आता है वो 14 डेज का आरएसआई होता है, अकॉर्डिंग टू जो इसने ये आरएसआई क्रिएट किया था उसके अकॉर्डिंग 14 डेज इज द मोस्ट ऑप्टिमम थिंग। अब 100 डेज आरएसआई इज मोर लाइकली टू रीच। अब ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ये पीरियड्स चेंज करते हैं, 14 डेज की जगह 10 दिन करते हैं या 20 दिन करते हैं या जो चेंज करते हैं, तो कैसे इसमें फर्क आता है वो मैं बताना चाहता हूं, जिससे कि आप फर्दर कैलकुलेशन करके मत देखिए, आपको पहले ही से पता हो कि आप अगर टाइम पीरियड बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं तो आपको क्या इम्पैक्ट आएगा। तो अगर 14 दिन के अलावा आपने को 10 दिन का आरएसआई लेने की वो की कैलकुलेशन करी, तो इट इज मोर लाइकली टू रीच ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशन। तो मतलब ये इंडिकेटर थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, जल्दी आपका ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशंस बताएगा। किससे जल्दी बताएगा? अगर 20 दिन के आरएसआई को अगर हम लेते हैं, कहने का मतलब है 10 दिन वाला जो पैरामीटर अगर हमने यूज किया आरएसआई में, तो मेरे ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशंस बहुत जल्दी जल्दी आएंगे। अगर मैंने 20 दिन का पैरामीटर यूज किया आरएसआई में, तो मेरे ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशंस थोड़े लेट आएंगे या थोड़े देर में आएंगे, क्योंकि स्मूथनिंग और हो जाती है। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नोट करनी है आरएसआई के उससे, दैट इज लुकिंग look back at the parameters depends upon the security volatility। सिक्योरिटी जो है, जो स्क्रिप्ट है, वो कितना वोलेटाइल है उस पे भी आरएसआई डिपेंड करता है। कहने का मतलब है, लेट्स अज्यूम 14 दिन का जो आरएसआई फॉर एचडीएफसी बैंक है वो डिफरेंट होगा 14 दिन के आरएसआई ऑफ आईटीसी। आईटीसी में ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशन डिफरेंटली आएगी रादर देन 14 दिन का आरएसआई अगर हम लगाते हैं एचडीएफसी बैंक में, क्योंकि दोनों का बीटा अलग है, दोनों की वोल्टिलिटी अलग है, दोनों के मूवमेंट्स अलग होंगे। तो ये भी आपको जब आप किसी स्क्रिप्ट पे लगा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशन इस पैरामीटर ऑफ आरएसआई पे कैसे आएगी। क्लियर? अब RSI is considered overbought when above 70 and oversold above below 30। कहने का मतलब है RSI में जब ये ऑसिलेट करता है, इसके नंबर्स आते हैं बिटवीन 0 to 100, तो एक रेंज ली जाती है। अब हम कब कहेंगे कि ये ओवरबॉट कंडीशन है? जब ये RSI की कैलकुलेशन से जब ये 70 के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा तो हम कहेंगे ओवरबॉट कंडीशन है, और जब ये 30 के नीचे ट्रेड कर रहा होगा तो हम कहेंगे ओवरसोल्ड कंडीशन है। अब अगर ये पैरामीटर्स ऑफ 70 ओवरबॉट या 30 ओवरसोल्ड में जो यूज होता है, इसको भी लोग चेंज कर लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्क्रिप्ट, डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्रेम दे आर यूजिंग एंड डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच लॉन्ग द ट्रेडर वांट्स टू टेक द रिस्क। कहने का मतलब है रेजिंग एन ओवरबॉट टू 80 और लोअरिंग ओवरसोल्ड टू 20 will reduce the number of overbought and oversold conditions। आप जब पैरामीटर यूज कर रहे हैं 14 डेज का और आपने ओवरबॉट कंडीशन 70 और 30 ली है, 70 ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड 30 ले रखी है, तो आपको ट्रेड्स थोड़े ज्यादा मिलेंगे। अब आपको अगर फिल्टर करना है कि हम थोड़े ट्रेड्स कम मिले लेकिन थोड़े अच्छे मिले, क्वालिटी या उनको फिल्टर करके थोड़े अच्छे ट्रेड्स मिले, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ये ओवरबॉट कंडीशन की जो वो है कंडीशन है या जो नंबर है उसको 80 ले लेते हैं और ओवरसोल्ड की कंडीशन को वो 20 ले लेते हैं। एक चीज और है,
शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स होते हैं समटाइम्स यूज 2 पीरियड RSI टू लुक फॉर ओवरबॉट रीडिंग्स अबव 80 एंड ओवरसोल्ड बिलो 20। ये मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, डे ट्रेडर्स या पोजिशनल ट्रेडर्स या स्विंग ट्रेडर्स इसको कैसे यूज करते हैं। क्लियर। अब आगे चलते हैं, ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशन क्या होती है। नीचे मैंने आपको चार्ट्स दिखाए हैं। अब चार्ट्स के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशन आती है। लेट्स फर्स्ट इसको एक बार रीड थ्रू कर लेते हैं। जो नीचे चार्ट्स हैं वो मैकडोनल्ड्स के हैं और 14 डेज का RSI है। ठीक है। दिस चार्ट फीचर्स अ डेली बार। ठीक है, ये डेली का चार्ट है और जो पिंक लाइन जो यूज की गई है वो बेसिकली सिंपल मूविंग एवरेज लिया गया है, दैट इज द क्लोजिंग प्राइस के उससे। जब हम वर्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करेंगे, द स्टॉक्स becomes oversold in late July and have found a support around 44. Notice that the bottom evolved after the oversold reading. Bottoms can be a process. This stock did not bottom out as soon as the oversold reading appeared. कहने का मतलब ये है कि आप स्टॉक में देखेंगे कि जैसे ही ओवरसोल्ड कंडीशन आई तुरंत वैसे ही स्टॉक ने अपना बॉटम नहीं बनाया। क्लियर। Oversold levels RSI move above 70 in mid-September to become overbought. Despite being overbought reading, जैसे ही स्टॉक की overbought RSI ने overbought reading बताई, स्टॉक did not decline, स्टॉक नीचे नहीं गया, instead for couple of weeks continued to move higher. कहने का मतलब ये है इस पूरे उसमें कि जैसे ही ऑसिलेटर या RSI ओवरसोल्ड कंडीशन में जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो उसने तुरंत अपना बॉटम बना दिया। और इसी तरीके से जैसे ही RSI ओवरबॉट कंडीशन में जाता है, 70 के ऊपर जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओवरबॉट कंडीशन में चला गया और तुरंत अब वहां से सेलिंग आएगी। ठीक है। अब जो ये लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम ऑसिलेटर्स कैन बिकम ओवरबॉट, ओवरसोल्ड एंड रिमेन सो इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। कहने का मतलब है ये जो ऑसिलेटर्स होते हैं या RSI होता है, जब मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होता है तो ये बहुत टाइम पीरियड के लिए ओवरबॉट कंडीशन या बहुत टाइम पीरियड के लिए ओवरसोल्ड कंडीशन में रह सकते हैं। क्लियर। द फर्स्ट 3 ओवरबॉट रीडिंग्स फॉर शैडोड कि यहां ये कॉन्सिडरेट कर रहा है। द फोर्थ coincides with the significance of the peak. अब इसको पहले चार्ट्स में समझते हैं। क्लियर। अब आप यहां देख रहे हैं कि पहला ओवरसोल्ड कंडीशन बना इस टाइम पीरियड पे एंड यहां पे उसने देखिए अपना पहला बॉटम बनाया। लेकिन अब आप ये देख रहे हैं कि RSI ऊपर जाने लग गया है एंड ये ओवरबॉट कंडीशन में पहुंच रहा है, लेकिन स्टॉक एक रेंज में ही रहा है एंड उसने दोबारा भी बॉटम बनाया अपना। ठीक है। फिर उसके बाद स्टॉक चला एंड वो एक रेंज में पहुंचा और यहां ये ओवरबॉट कंडीशन में आ गया, लेकिन इसके बाद वो तुरंत गिरा नहीं। अब आप देखेंगे 1 2 3 4 बार वो ओवरबॉट कंडीशन में रहा जब उसने अपना पीक बनाया। क्लियर। जो मैंने ऊपर बताया, जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, वो इसका मतलब यही है कि जैसे ही RSI ओवरसोल्ड कंडीशन में जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस स्टॉक ने अपना बॉटम बना दिया है या यहां से तुरंत रिवर्सल है और अब ये तुरंत ऊपर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो वहां स्टे कर सकता है कुछ टाइम के लिए, जैसे ही वो अपना पहला ओवरसोल्ड कंडीशन में जाएगा, या वो लॉन्गर टाइम के लिए ओवरबॉट कंडीशन में भी रह सकता है। अब ये देखिए कि पहला ओवरबॉट कंडीशन इस लेवल पे आ गया था, बट उसके टाइम वो कंटिन्यूसली ओवरबॉट कंडीशन में रहा एंड पीक जाके उसने बनाया अपने दिसंबर में। कहने का मतलब है सितंबर अक्टूबर के बीच में उसने पहला ओवरबॉट आया और दिसंबर के अराउंड उसने पहला पीक बनाया।
उस बीच में ये ओवरबॉट कंडीशन में ही रहा। क्लियर? अब इस चीज को फर्दर कैसे खेलेंगे ये मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा कि ये भी एक, इसमें भी कुछ एनालिसिस होती हैं जो हम लोग ने ऑब्जर्व की हैं, जो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा, जो जिससे ये ट्रेड आप पूरा ट्रेंड आप खेल सकते हैं। क्लियर? चलिए फिर आगे चलते हैं। लाइक मैनी मोमेंटम ऑसिलेटर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड रीडिंग्स फॉर आरएसआई वर्क्स बेस्ट व्हेन प्राइस मूव्स साइडवे विद इन अ रेंज। कहने का मतलब ये है कि आरएसआई या ऑसिलेटर्स ज़्यादातर बहुत अच्छे वर्क करते हैं जब रेंज बाउंड मार्केट होती है या मार्केट साइडवेज जब चल रही होती है। क्लियर? मैंने स्विंग ट्रेडिंग में आरएसआई का यूज बताया है। उसको अगर आप स्विंग ट्रेडिंग को और आरएसआई को समझेंगे, स्विंग ट्रेडिंग में बेसिकली आरएसआई कैसे इंडिकेटर यूज होता है वो बताया है, और इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ आरएसआई को कैसे रीड किया जाता है, कैसे उससे ट्रेंड्स पता लगाए जा सकते हैं, कैसे उससे मोमेंटम पता लगा सकता है, कैसे ट्रेड्स फिल्टर किए जा सकते हैं, ये अगर आप जान लेंगे तो आप बहुत ही अच्छे स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेड्स निकाल सकते हैं। चलिए फर्दर इसमें आगे चलते हैं। अब डाइवर्जेंस क्या होता है, कि कैसे जब ओवरसोल्ड कंडीशन बनती है या ओवरबॉट कंडीशन बनती है, उसके बाद अगर तुरंत रिवर्सल नहीं होता है तो कौन सी ऐसी स्टडीज और उस पे लगानी चाहिए जिससे कि हमें ट्रेड फिल्टर्स पता चल सके, या जब वो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशन में है तो हमें ये पता चलना चाहिए कि ये कितने टाइम फर्दर ये ओवरबॉट कंडीशन में रह सकता है या कितने टाइम ओवरसोल्ड कंडीशन में रह सकता है। चलिए तो सबसे पहले पढ़ते हैं डाइवर्जेंस के बारे में। Divergence signals a potential reversal point because directional momentum does not confirm the price. अब डाइवर्जेंस जो होता है बेसिकली प्राइस और आरएसआई में क्या डाइवर्जेंस है या दोनों के बीच में क्या डाइवर्जेंस हो रहा है इसके बारे में इसमें समझेंगे। A bullish divergence occurs when the underlying security makes a lower low and RSI forms a higher low. Clear? RSI does not confirm the lower lows and this shows strengthening of momentum. Clear? कहने का मतलब है जो बुलिश डाइवर्जेंस होता है, जब हम डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं, जो बुलिश डाइवर्जेंस होता है उसका क्या है कि अंडरलाइन सिक्योरिटी मेक्स अ लोअर लो, अंडरलाइन सिक्योरिटी ने अपना लोअर लो बनाया एंड आरएसआई फॉर्म्स अ हायर लो। अब मैं इसको इस पे एक्सप्लेन कर देता हूं। सिक्योरिटी ने अपना हायर हाई बनाया और आरएसआई ने अपना लोअर लो बनाया, ये देखिए डाइवर्जेंस बन रहा है। ठीक है, सो ये बेरिश डाइवर्जेंस है। क्लियर? देखिए स्टॉक ने अपना हायर हाई बनाया एंड आरएसआई ने जो अपने टॉप्स बनाए वो लोअर टॉप्स बनाए। स्क्रिप्ट ने अपने हाई, जो भी स्टॉक है उसने अपने हायर हाइज बनाए और आरएसआई ने अपने लोअर हाइज बनाए, तो ये डाइवर्जेंस है, दिस इज नोन एज बेरिश डाइवर्जेंस। अब इसी तरीके से बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है, आरएसआई ने अपने हायर लोज बनाए और स्क्रिप्ट ने अपने लोअर लो बनाए, दैट इज द बुलिश डाइवर्जेंस। उसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट एकदम से मोमेंटम कैच किया और उसने अपना ट्रेंड पकड़ लिया। क्लियर? अब ये बुलिश डाइवर्जेंस वाला आप केस देखिए पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं फिर से एक बार कि देखिए यहाँ पे ये क्या है कि आरएसआई अपना हायर लोज बना रहा है बट स्क्रिप्ट अपना लोअर लोज बना रहा है। यही चीज यहाँ लिखी हुई है। बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होता है, स्क्रिप्ट अपना अंडरलाइन एसेट अपना लोअर लो बना रहा है, ठीक है, और आरएसआई अपना हायर लो बना रहा है। क्लियर? सो ये बुलिश डाइवर्जेंस है, दैट इज दिस वन। अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे कि अपना आरएसआई हायर लो बना रहा है और स्क्रिप्ट अपना लोअर लो बना रहा है, तो ये बुलिश डाइवर्जेंस है। उसके बाद देख सकते हैं स्क्रिप्ट एकदम से भागा है। अब दूसरी चीज यही देखते हैं, बेरिश डाइवर्जेंस क्या होता है बेसिकली, जब सिक्योरिटी रिकॉर्ड्स अ हायर हाई, जो स्क्रिप्ट है जो स्टॉक है वो अपना हायर हाई बना रहा है और आरएसआई इज फॉर्मिंग अ लोअर हाई, सो बेरिश है, मोमेंटम वीक है, वीकनिंग ऑफ मोमेंटम है, स्टॉक गिर सकता है।
सो देखिए यहाँ पे कैसे है, स्टॉक ने अपने हायर हाई बनाए और आरएसआई ने अपने लोअर हाइज बनाए, तो ये बेरिश डाइवर्जेंस है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्क्रिप्ट ये अंडरलाइन एसेट बहुत तेजी से नीचे आया। क्लियर? सो बेसिकली ये चीज होती है डाइवर्जेंस में। तो जब आप चार्ट स्टडी कर रहे हैं, चार्ट्स बना रहे हैं, चार्ट्स को रात को स्टडी कर रहे हैं एंड ऑफ द डे में, तो बेसिकली आपको ये चीजें ऑब्जर्व करनी होंगी कि कहीं आरएसआई अपना लोअर कहते हैं अपना लोअर टॉप बना रहा है और प्राइस अपना हायर टॉप बना रहा है, तो ये बेरिश डाइवर्जेंस आ रहा है, मुझे एग्जिट कर जाना चाहिए। इसी तरीके से अगर स्क्रिप्ट अपने लोअर लो बना रहा है और आरएसआई अपने लोअर हाई बना रहा है, तो ये बुलिश डाइवर्जेंस है, आप बाय साइड पे जा सकते हैं। तो ये एक स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आरएसआई में। क्लियर? ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशंस के साथ ये कंडीशंस भी आपको देखनी पड़ती हैं। क्लियर? अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिफोर गेटिंग टू एक्साइटेड अबाउट डाइवर्जेंस की, अब डाइवर्जेंस हो गया, मैं बिल्कुल पैरामीटर्स पढ़ूंगा डाइवर्जेंस के एंड तुरंत अब मैं ट्रेड करने लग जाऊंगा, ऐसा नहीं है। इसी मारे मैंने हाईलाइट कर रखा है, बिफोर गेटिंग टू एक्साइटेड अबाउट द डाइवर्जेंस एज गेटिंग ट्रेडिंग सिग्नल्स, इट मस्ट बी नोटेड दैट डाइवर्जेंस आर मिसलीडिंग इन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स, जो मैंने पहले भी कहा। ऑसिलेटर्स या ये कह दीजिए जो आरएसआई है, ये बेसिकली रेंज बाउंड मार्केट में बहुत इफेक्टिवली काम करता है, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में, स्पेशली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, ये वर्क नहीं करता है। लेकिन अब अगर वर्क नहीं करता है तो कैसे पता लगाना चाहिए, इसको कैसे ट्रेड करना चाहिए, इसके बारे में समझते हैं। अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड कैन शो न्यूमरस बुलिश डाइवर्जेंस या बेरिश डाइवर्जेंस। कन्वर्सली, जो बुलिश डाइवर्जेंस कैन अपीयर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, येट द डाउन ट्रेंड कंटिन्यूज। ओके, कहने का मतलब ये है कि ये डाइवर्जेंस ऊपर मैंने पढ़ा है, अगर आप सिर्फ इन्हीं को स्टडी करेंगे और ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, तो आपको न्यूमरस आपको बुलिश डाइवर्जेंस और बेरिश डाइवर्जेंस दिखेंगे, बट ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और आप कंटिन्यूसली लॉस मेक करते रहेंगे। कैसे है, अब आप इसको समझिए। अब ये स्क्रिप्ट अगर देखेंगे तो ये स्क्रिप्ट दिखा रहा है कि बहुत ही स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड में है। क्लियर? अब जैसे कि देख रहे हैं कि प्राइस स्क्रिप्ट जो है वो अपने हायर हाई बना रहा है, लेकिन आरएसआई अपने लोअर वो बना रहा है, लोअर हाइज बना रहा है। सो ये बेसिकली एक बेरिश डाइवर्जेंस हो गया। सो अकॉर्डिंग टू जो मैं हम लोग ने ऊपर समझा उसके हिसाब से तो अब यहाँ हम लोग को सेल कर देना चाहिए, लेकिन अगर आप सेल करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ कोई भी सेलिंग नहीं, ये मोमेंटम बहुत स्ट्रांग अप ट्रेंड का मोमेंटम है। ठीक है, एंड आप इसमें लॉस ही लेंगे अगर आपने केयरफुली ट्रेड नहीं किया। और आप देख रहे हैं ये मल्टीपल टाइम्स हो रहा है कि स्क्रिप्ट ने अपने हायर हाई बनाए हैं और आरएसआई ने अपने लोअर हाइज बनाए हैं, जो बेसिकली बेरिश डाइवर्जेंस है। और इसके अकॉर्डिंग बेरिश डाइवर्जेंस जो हम लोग ने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग तो इसमें सेलिंग आनी चाहिए, बट ये सेलिंग नहीं आ रही है क्योंकि मोमेंटम स्ट्रांग है। मोमेंटम स्ट्रांग है तो ये एक तरीके से फॉल्स सिग्नल टाइप का है। तो अब इसको कैसे ओवरकम करते हैं, इसको कैसे डील करते हैं, चलिए फर्दर समझते हैं। क्लियर? अब जो स्विंग ट्रेड्स हैं या जो फेलियर ऑफ द स्विंग है वो समझते हैं। कंसिडरिंग द फेलियर स्विंग एज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ द impeding reversals, कहने का मतलब ये है फेलियर स्विंग्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस एक्शन, फोकस solely on RSI for signals and ignoring the concept of the divergence. क्लियर? अब हम लोग डाइवर्जेंस की थ्योरी से हट के बेसिकली सिर्फ आरएसआई पे अगर फोकस करते हैं तो उससे कैसे हम लोग ट्रेड निकाल सकते हैं। अ बुलिश फेलियर स्विंग फॉर्म्स व्हेन आरएसआई मूव्स बिलो 30, that is the oversold condition. Clear? Bounces above 30, pullbacks, hold above 30 and breaks its prior high. Clear?
ये अभी मैं आपको चार्ट्स में समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसमें कहने का मतलब ये है कि ये बता रहे हैं कि फेल्योर स्विंग्स जो होते हैं उनको कैसे कैप्चर किया जाता है। अब बुलिश फेल्योर स्विंग्स क्या होते हैं ये समझिए। आरएसआई क्या करता है, 30 के नीचे जाता है पहले, फिर बाउंस बैक करता है, 30 के ऊपर जाता है, एक अपना हाई बनाता है, फॉर एग्जांपल 38, 40, 41 कुछ ऐसा बनाता है, फिर वो नीचे आता है आरएसआई, बट 30 को ब्रेक नहीं करता है, 30 के ऊपर ही स्टे करता है, और फिर जो अभी जो रीसेंट हाई बनाया था, फॉर एग्जांपल 40 ले लेते हैं, ये 40 को ब्रेक करता है। दिस इज नोन एज द बुलिश सिग्नल। ठीक है, it is basically a move to oversold levels and then higher lows and oversold levels। अब इसको चार्ट्स में समझेंगे। 10 दिन के इसमें आरएसआई जो पैरामीटर यूज हुआ है 10 दिन का, एंड इससे पता लगाएंगे कि कैसे सिर्फ आरएसआई पे डिपेंड करके हम लोग बुलिश स्विंग्स कैसे निकाल सकते हैं या बेरिश स्विंग्स कैसे निकाल सकते हैं। अब आप यहां देख रहे हैं कि बेसिकली स्टॉक ने पहली बार यहां टच किया, ठीक है, ओवरसोल्ड कंडीशन में आया और 30 के बिलो गया, फिर ये ऊपर गया, इसने एक हाई बनाया और फिर ये अबव 30 ट्रेड करता रहा। तो जो ये रीसेंट हाई बनाया है अराउंड 40, फिर इसके ऊपर जाने जैसे ही ब्रेक किया ये बुलिश ट्रेंड आ गया। अब यहां देखिए प्राइस मूवमेंट कैसे दिखा रहा है कि देखिए ये बॉटम बना, फिर जैसे ही ब्रेक हुआ तो प्राइस ऊपर भागने लगा और ये अप ट्रेंड में आ गया। ये बेसिकली स्ट्रैटेजी होती है सिर्फ आरएसआई को देख के कैसे ट्रेड करना है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर बुलिश ट्रेंड आपको आरएसआई में पता लगाना है, इसको कहते हैं बुलिश फेलियर स्विंग। ये कैसे पता लगता है, आरएसआई 30 के नीचे जाता है, फिर ये 30 के ऊपर जाता है, एक हाई बनाता है, फॉर एग्जांपल 35, 40 या 45, फिर वहां से रिवर्सल लेता है लेकिन इस बार 30 के ऊपर ही रहता है। फिर जब ये वापस अप ट्रेंड पकड़ता है आरएसआई और ये अपना जो अभी रीसेंट हाई बनाया था, फॉर एग्जांपल 40 लेके चलते हैं, अगर 40 का रीसेंट हाई बनाया था 40 को ब्रेक करता है तो ये बुलिश ट्रेंड आ जाता है और ये ब्रेकआउट समझा जाता है और इसको हम लोग फुल स्विंग ट्रेड लेते हैं, दैट इज द बुलिश स्विंग ट्रेड। जैसा आप यहाँ पढ़ सकते हैं, 4 स्टेप्स हैं। नीचे गया, ओवरसोल्ड कंडीशन में गया, आरएसआई 30 के नीचे गया, फिर बाउंस बैक करता है, 30 के ऊपर जाता है, फिर पुल बैक आता है बट 30 के ऊपर मेंटेन रहता है आरएसआई, और फिर जो प्रायर हाई बना था, अभी रिसेंट हाई बना था, उसको ब्रेकआउट करता है आरएसआई और अप ट्रेंड लेता है। दैट मीन्स स्ट्राइक प्राइस भागेगा और आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा कि आरएसआई को देख के कैसे बुलिश स्विंग को ट्रेड किया जा सकता है। अब बेरिश फेलियर जो होता है स्विंग, उसको भी समझ लेते हैं। उसमें क्या होता है, ये आरएसआई के ऊपर मूव करता है, 70 के ऊपर मूव करता है, फिर पुल बैक आता है, फिर बाउंस बैक करता है बट फेलिंग टू एक्सीड 70, एंड जो रीसेंट लो बना था उसको ब्रेक कर देता है, तो ये बेरिश ट्रेंड में चला जाता है। फिर से इस ट्रेड को समझते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। आरएसआई ने 70 को ब्रेक किया, अब ये बेरिश ट्रेंड को पता लगाने के लिए है बेसिकली। तो क्या है, ओवरबॉट कंडीशन में गया, 70 को ब्रेक किया, फिर 70 को ब्रेक करके नीचे आया, उसने एक लो बनाया, फिर पुल बैक हुआ बट 70 को इस बार ब्रेक नहीं किया। ठीक है, 70 को टच नहीं किया, ब्रेक नहीं किया, और वहां से फिर रिवर्सल हुआ और जो रीसेंट लो बनाया था आरएसआई ने उसको ब्रेक करता है, तो एक डाउन ट्रेंड आता है। जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे कि बेरिश जो स्विंग्स होती हैं उनका क्या होता है, अब 30 गया, ओवरबॉट कंडीशन में गया, फिर एक पुल बैक आया, नीचे आया 70 के, फिर एक लो बनाया 70 के, दैट लेट्स अज्यूम 65 का लो बनाया, फिर ये पुल बैक हुआ और ऊपर गया बट 70 को ब्रेक नहीं किया, फिर जो 65 का लो बना था उसको ब्रेक कर रहा है नीचे की साइड डाउन ट्रेंड में, दैट कंफर्म्स कि सपोर्ट ब्रेक हो गया है, अब ये नीचे जाएगा, आप स्टॉक सेल कर सकते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है ट्रेड करने की, ये प्योरली आप आरएसआई बेस्ड है, इसमें प्राइस एक्शन को नहीं देखते हैं। क्लियर? चलिए, अब ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है।
ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी एक ट्रेड लेने का तरीका होता है, इसको बहुत कायदे से समझिएगा। दैट इज़ जो ऑसिलेटर्स होते हैं, वो 0 से और 100 के बीच में ट्रेड नहीं करते हैं। ओवरबॉट कंडीशन आती है, ओवरबॉट कंडीशन रेंज में जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 70 या 80 लगा रखा है, तो ये ओवरबॉट कंडीशन में बहुत टाइम तक रह सकते हैं। इसी तरीके से आप ओवरसोल्ड कंडीशन में जाते हैं, तो ये बहुत टाइम तक ओवरसोल्ड कंडीशन में आरएसआई रह सकता है। अब मेन चीज़ क्या है कि स्टॉक का जो बुलिश ट्रेंड है, अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड या स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है, तो आरएसआई जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी फेल कर जाता था या फेल कर जाता है। लेकिन इसको अगर आप बारीकी से समझेंगे इस ट्रेड को, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन को, तो आप ये जो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है वो भी आप आरएसआई से खेल सकते हैं। क्लियर? चलिए इसको पहले मैं सीधे चार्ट से ही समझाता हूं। इसमें क्या है कि ये पहले ओवरबॉट कंडीशन में गया, फिर एक रेंज होती है। अब आपने जैसे फॉर एग्जांपल 70 का समझ रखा है कि ऊपर ओवरबॉट कंडीशन है, तो 50 40 टू 50 एक जोन होता है जो इसका सपोर्ट बनता है। जब भी आरएसआई 40-50 तक आए और फिर ऊपर जाए, जब भी 40-50 तक आए और फिर 70 की तरफ जाए, दैट इज नोन एज द सपोर्ट। तो मतलब ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल रैली चल रही है, ये बार बार 40 टू 50 की रेंज में आके सपोर्ट ले रहा है और फिर ऊपर जा रहा है। तो इसकी ओवरसोल्ड कंडीशन अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, तो ओवरसोल्ड कंडीशन 40-50 में ही हो जा रही है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में है। सो आप इसको ओवरसोल्ड कंडीशन में बेचे नहीं। क्लियर? ओवरसोल्ड ओवरबॉट कंडीशन में बेचे नहीं, सॉरी, ओवरबॉट कंडीशन में बेचे नहीं, बल्कि ये बुल रैली चल रही है और इसमें जब भी नीचे आए तो आप बाय करें। जैसे कि आप इस चार्ट में समझ रहे हैं, ये जो हल्का सा ऑरेंज लाइन है, आप ये समझिए 40 टू 50 वाली, ये आरएसआई की रीडिंग इसके बीच में है। तो जब भी यहाँ आ रहा है, देखिए ये सपोर्ट ले रहा है, फिर 70 की तरफ जा रहा है, जब भी आ रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। तो जब भी इसमें ओवरबॉट कंडीशन आ रही है 70 की, तो वहां पे आप सेल मत करिए, बल्कि आप नीचे के सपोर्ट से बाय करके चलिए, जब तक कि ये 40 टू 50 रेंज ऑफ आरएसआई, ये जो जोन है ये आरएसआई का, ये ब्रेक नहीं करता है। ये बुलिश ट्रेंड है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है कि जो रेंज होती है बुल मार्केट की वो 40 टू 90 होती है। अब ये आरएसआई, अगर कोई भी स्टॉक बुलिश उसमें है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड में है, उसकी तब रेंज बन जाती है 40 टू 90। तो आप इस रेंज को खेल सकते हैं। इसी तरीके से बेरिश होता है। बेरिश में क्या होता है, 40 टू 60 आपका रेजिस्टेंस बन जाता है आरएसआई में। जब भी 40 टू 60 आए, 50 टू 60 आए आरएसआई में, आप उसको बेच दीजिए, फिर वो नीचे गिरेगा एंड ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड शो करता है कि ये बेरिश ट्रेंड में है और वो अपना जो अपसाइड वाला ओवरबॉट वाला कंडीशन है 50 टू 60, वो ब्रेक नहीं कर रहा है और रादर 50 टू 60 अब उसकी न्यू ओवरबॉट कंडीशन बन गई है बेरिश ट्रेंड में। क्लियर? इसको फिर से एक बार मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आरएसआई क्या होता है, एक सिंपल सा चीज होती है कि 70 के ऊपर ओवरबॉट कंडीशन होती है, वहां आपको बेच देना होता है, और 30 के नीचे आता है तो ये ओवरसोल्ड कंडीशन होती है, जहां आपको बाय कर लेना होता है। लेकिन जब स्टॉक, ये तब वर्क करता है जब स्टॉक रेंज बाउंड चल रहा होता है। अब अज्यूम करिए कि स्टॉक रेंज बाउंड नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग स्टॉक है या एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है एंड ये बुलिश है। तो क्या होता है, ये रेंज जो मैंने बताई 70 टू 30, ये चेंज हो जाती है। अब क्या हो जाता है, 40 टू 90 रेंज हो जाती है। जब भी ये 50 टू 40 आएगा, बुलिश ट्रेंड होगा, 40 टू 50 के बीच में आएगा, ये इसकी न्यू ओवरसोल्ड कंडीशन हो जाएगी, यहां कंटिन्यूसली बाइंग आएगी और बाय करके फिर ये स्टॉक ऊपर भागेगा। तो ये जोन होता है 40 टू 50, ये बेसिकली इसका न्यू ओवरसोल्ड कंडीशन बन जाती है और यहां से हमेशा इस पे बाइंग आएगी जब स्टॉक बुलिश ट्रेंड में होता है। अब इसी तरीके से रिवर्सल होता है बेरिश ट्रेंड में। जब स्टॉक गिर रहा होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में होता है,
तो 50 to 60 उसका न्यू ओवरबॉट कंडीशन आ जाती है और यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग आती है। जैसा कि आप चार्ट्स में देख रहे होंगे कि जैसे ही स्टॉक 50 to 60 के बीच में आता है और अगर वो बेरिश ट्रेंड में, स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में है, तो हमेशा वहां सेलिंग आएगी और आरएसआई उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। अगर इसने ये रेंज ब्रेक कर दी और ऊपर चला गया तो आप समझ लीजिए ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। क्लियर? आई होप आपको ये आइडेंटिफिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, कैसे सपोर्ट पता लगाते हैं आरएसआई में और कैसे रेजिस्टेंस पता लगाते हैं आरएसआई में जब मोमेंटम या ट्रेंड बहुत स्ट्रांग होता है। क्लियर? अब एक और चार्ट समझते हैं कि बेसिकली कैसे डाइवर्जेंस होता है एंड रिवर्सल्स होते हैं। क्लियर? अब अगर आप इसमें देखेंगे इस चार्ट में, प्राइस अपने हायर लोज बना रहा है, ठीक है, एंड आरएसआई अपने लोअर लोज बना रहा है, ठीक है, ये डाइवर्जेंस हुआ। तो आप एक ऊपर सपोर्ट लाइन खींच लेंगे जो उसने रीसेंट हाई प्राइस ने बनाया, जैसे ही वो ब्रेकआउट करेगा आपको एक मोमेंटम, अच्छा अपसाइड मोमेंटम मिलेगा। ये बेसिकली डाइवर्जेंस और प्राइस एक्शन को मिला के ये ट्रेड होता है। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट बताया जो सिर्फ डाइवर्जेंस पे बेस्ड है। अब डाइवर्जेंस कई बार फेल कर जाते हैं क्योंकि आरएसआई फेल कर जाता है ज्यादातर जब मोमेंटम स्ट्रांग होता है। तो अगर मोमेंटम स्ट्रांग है उसको पता लगाने के लिए मैंने आपको दूसरी चीज बताई कि कैसे आप आरएसआई को देखते हुए पता लगा सकते हैं कि ये बुलिश ट्रेंड में है, स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड में है या स्ट्रांग बेरिश ट्रेंड में है। अगर बुलिश ट्रेंड में है तो न्यू रेंज ऑफ आरएसआई बन जाती है 40 टू 90 के बीच में रादर देन 70 टू 30 के बीच में। और अगर वो बेरिश ट्रेंड में है तो आरएसआई का जो रेजिस्टेंस बन जाता है वो बन जाता है 50 टू 60 और उसको ब्रेक नहीं कर पाता है। अगर ब्रेक कर देता है तो ट्रेंड रिवर्सल है। अब एक तो सिर्फ डाइवर्जेंस बेस्ड था और एक सिर्फ आरएसआई बेस्ड था, ये जो तीसरी चीज है आपके स्क्रीन के सामने ये बेसिकली क्या बता रहा है कि आपको प्राइस एक्शन और आरएसआई जो डाइवर्जेंस है दोनों को मैच करके कैसे ट्रेड निकालना है। तो जैसे कि आपने देखा कि अगर प्राइस अपने हायर लोज बना रहा है और आरएसआई अपने लोअर लोज बना रहा है तो क्या हो रहा है, आरएसआई में ओवरसोल्ड कंडीशन जल्दी आ रही है, ठीक है, ओवरसोल्ड कंडीशन आ रही है तो वहां से कंटिन्यूसली बाइंग आएगी और जैसे ही बाइंग आएगी तो आप कैसे कर सकते हैं कि अब ये ब्रेकआउट बनने वाला है, जो प्राइस एक्शन है उसका जो रीसेंट हाई है उस रीसेंट हाई को आप ड्रॉ कर लीजिए। जैसे ही वो ब्रेक होगा आपका एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा एंड आप बाय करके चल सकते हैं। इसको कहते हैं बेसिकली पॉजिटिव रिवर्सल्स। अब नेगेटिव रिवर्सल्स क्या होते हैं, उसका जस्ट अपोजिट होता है। अब प्राइस के जो एक्शन है वो बेसिकली लोअर हाइज बना रहा है लेकिन आरएसआई अपने हायर हाइज बना रहा है। क्लियर? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे प्राइस एक्शन में क्या हो रहा है, लोअर हाइज बन रहे हैं और आरएसआई में हायर हाइज बन रहे हैं। तो बेसिकली ये नेगेटिव रिवर्सल्स हो रहा है, वो पॉजिटिव रिवर्सल था, ये नेगेटिव रिवर्सल था। तो जो भी रीसेंट आपका लो बना है उसको आप एज अ सपोर्ट समझ लेंगे। जैसे ही ब्रेक होगा, जैसे ही वो ब्रेक होगा आपका नेगेटिव रिवर्सल काम करने लगेगा, आपका नेगेटिव ट्रेंड आ जाएगा और आप ट्रेड कर सकते हैं। सो बेसिकली इस स्ट्रैटेजी में हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने डाइवर्जेंस प्लस प्राइस एक्शन को मिक्स किया, दोनों को एक साथ इंप्लीमेंट किया जिससे कि एक अच्छा ट्रेड मिल सके। क्लियर? चलिए अब कंक्लूजन में क्या है कि बेसिकली आपको बहुत सिंपल टर्म में बता दें, आरएसआई बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ये डे ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स ये सब यूज करते हैं। जो मैंने आपको बेसिकली बताया अगर आप उसको कायदे से फॉलो करेंगे, समझेंगे तो आप अच्छे ट्रेड निकाल सकते हैं। अब स्विंग ट्रेडिंग में आरएसआई यूज होता है, जैसे कि मैं आप मेरी स्विंग ट्रेडिंग की अगर आप वीडियोस देखिए उसमें मैंने आरएसआई आपको बता रखा है एज अ इंडिकेटर दैट कैन बी यूज बिकॉज इज द ऑसिलेटिंग इंडिकेटर।
ये यूज़ करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको इस मारे आरएसआई इतनी डिटेल में बताने की कोशिश की जिससे कि आपको आइडिया रहे कि आरएसआई वर्क कैसे करता है और उससे ट्रेड्स कैसे निकाले जा सकते हैं। इसको आप एक डिफरेंट इंडिकेटर के साथ अगर मिक्स करके यूज़ करेंगे तो आप ट्रेड फिल्टर्स कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छे ट्रेड्स जनरेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो ने आपको आरएसआई का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हो। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप वापस जाके फिर से वीडियोस में वो पॉइंट्स देख लीजिए और फिर से सुनिए, मे बी आपको और क्लियर समझ में आ जाए। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा, मैं आपको और कायदे से समझाने की कोशिश करूँगा। क्लियर? अब लास्ट रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर करिए। थैंक यू।